नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। साथियों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की जबरदस्त लिस्टिंग के बाद शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओस के अंदर काफी लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे काफी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि अपकमिंग शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओस कौन कौन हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है और क्या हम शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ रिटेल या एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए हमें कब तक शेयर बाई कर लेना चाहिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक शेयर होल्डर कैटेगरी और उससे जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ हम यह भी कवर करेंगे कि किन किन आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। आज हम तकरीबन 22 आईपीओ को इसमें कवर करेंगे जिसमें शेयर होल्डर कोटा होने की संभावना है। तो देखिए, नॉर्मली हम किसी भी आईपीओ के अंदर एक ही एप्लीकेशन लगा पाते हैं, या तो रिटेल कैटेगरी के अंदर यानी मतलब 2 लाख से नीचे वाली, या फिर 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन एचएनआई कैटेगरी के अंदर। किंतु जो शेयर होल्डर कैटेगरी वाला आईपीओ होता है उसमें हम 2 एप्लीकेशन एक साथ लगा सकते हैं, बशर्ते कि हम शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने चाहिए। यानी जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसकी पेरेंट कंपनी का शेयर पहले से ही हमारे डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। 100% अलॉटमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हम 2 एप्लीकेशन लगाएंगे तो किसी न किसी में तो हमें अलॉटमेंट लगभग मिल ही जाएगा। अब प्रश्न यह है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर इसके हम शेयर ले लेते हैं तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी हो, भले ही उसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। कभी कभार कोई आईपीओ शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं देता है, लेकिन जनरली जिसकी पेरेंटल कंपनी लिस्टेड होती है वो शेयर होल्डर कैटेगरी देता है और इसके अंदर लगभग 10% के आसपास तक का कोटा रिजर्व रखा जाता है। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए रिटेल और एचएनआई के अलावा लगभग 10% का कोटा अलग से रखा जाता है। अब अगला सवाल है कि हमें मिनिमम कितने शेयर्स लेने होंगे ताकि हम शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो अगर आप 1 शेयर भी लेते हैं तब भी आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जानते हैं अपकमिंग शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओस की पूरी लिस्ट और उनकी पेरेंटल कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है। साथियों, वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे जो कंपनियां आईपीओ लेके आने वाली हैं और उनमें शेयर होल्डर कोटा होने की संभावना है या जिन्होंने डीआरएच भी फाइल कर दिया है और मुझे पता लगा है कि शेयर होल्डर कोटा है, उनके बारे में मैं रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके साथ जानकारी साझा करता रहता हूं। फिर भी हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन से अपकमिंग आईपीओस हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। तो सबसे पहली है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी पेरेंटल कंपनी है एचडीएफसी बैंक, यानी एचडीएफसी बैंक की एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस एक सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है एचडीएफसी क्रेडिला। तो अगर आप एक शेयर अपने अकाउंट में एचडीएफसी बैंक का बाई करते हैं तो ये दोनों इसकी सब्सिडरी जब भी आईपीओ लेके आएंगी तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते कि ये शेयर होल्डर कोटा लेके आए। तीसरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इन्होंने डीआरएच भी फाइल कर दी है, तो आप इसका एक शेयर बाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। चौथे नंबर की कंपनी है सेम सेक्टर से ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी, जिसकी पेरेंटल कंपनी है ओएनजीसी। तो इसके लिए आप ओएनजीसी का एक शेयर बाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर की कंपनी है हीरो फिनकॉर्प, जो हीरो मोटोकॉर्प की एक सब्सिडरी कंपनी है। आप देखते हैं बाइक वगैरह जो हीरो मोटोकॉर्प की आती है तो वही कंपनी है ये। तो अगर आप हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटे के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर आप बाई कर सकते हैं। इसी के साथ इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है एथर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वगैरह बनाती है। इसके भी आईपीओ की चर्चा चल रही है, तो ये भी अपना आईपीओ लेके आ सकती है। इन दोनों सब्सिडरी कंपनियों के लिए हीरो फिनकॉर्प और एथर एनर्जी के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर बाई कर सकते हैं। 7वें नंबर की कंपनी है रिलायंस जियो टेलीकॉम। ये एक रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जियो। अगर इसका आईपीओ आता है तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ रिलायंस की एक और सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल। इसके आईपीओ आने की भी संभावना है, तो आप इन दोनों के लिए रिलायंस का एक शेयर बाई करते हैं। 9वें नंबर की कंपनी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इसी के साथ कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल। इन दोनों के लिए आप कोल इंडिया का एक शेयर बाई कर सकते हैं। अगर ये कंपनियां शेयर होल्डर कोटा लेके आती हैं तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे। 11वें नंबर की कंपनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी जो पेरेंटल कंपनी है उसका नाम जरूर सुना होगा। ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी कंपनी है। अगर आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर ये कंपनी शेयर होल्डर कोटा लेके आती है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एक शेयर बाई कर सकते हैं। 12वें नंबर की कंपनी है एनएचपीसी रिन्यूएबल्स। इसके आईपीओ की चर्चा जोरों पे है और इसका आईपीओ हो सकता है हमें जल्दी देखने को मिले, तो आप इसके लिए इसकी पेरेंटल कंपनी एनएचपीसी का एक शेयर बाई कर सकते हैं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है। इसके लिए आप मनप्पुरम फाइनेंस का एक शेयर बाई कर सकते हैं। 14वें नंबर की कंपनी है वेल रेनोन एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये एक एसबीआई की सब्सिडरी है, तो आप इसमें एलिजिबल होने के लिए एसबीआई का शेयर बाई कर सकते हैं। 15वें नंबर की कंपनी
कंपनी है कोटक एएमसी, यानी वही कंपनी जो कोटक म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करती है। इसकी पेरेंटल कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, तो आप इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक का एक शेयर बाई कर सकते हैं। 16वें नंबर की कंपनी है बजाज एनर्जी। बजाज एनर्जी बजाज हिंदुस्तान शुगर की सब्सिडरी कंपनी है, तो इसके लिए आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर बाई करना होगा। 17वें नंबर की कंपनी है आईसीआईसीआई एएमसी, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी है। इसकी पेरेंटल कंपनी आईसीआईसी बैंक है, तो आप इसके लिए आईसीआईसी बैंक का शेयर बाई कर सकते हैं। 18वें नंबर की कंपनी है एक्सिस एएमसी, यानी एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके लिए आपको एक्सिस बैंक का शेयर बाई करना होगा। 19वें नंबर की कंपनी है जीवनसाथी.com। जीवनसाथी.com एक इन्फोएज की सब्सिडरी कंपनी है, तो आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए इन्फोएज का एक शेयर बाई करना होगा। साथियों, इन शेयर्स को अभी तुरंत बाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनमें कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपने डीआरएचपी फाइल कर दिए हैं और कुछ कंपनियों में अभी टाइम है आईपीओ आने में। साथियों, जैसे जैसे कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं उससे ठीक पहले आपको इनके शेयर्स ये बाई कर लेने चाहिए। जैसे ही कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है उसके बाद आपको शेयर को बाई कर लेना चाहिए, ताकि उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, और अगर शेयर होल्डर कोटा है तो आप उसको बाई करके और उसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथियों, जो जो कंपनियां शेयर होल्डर कोटा लेके आने वाली होती हैं, मैं उन सभी की जानकारी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के जरिए रेगुलर बेसिस पर साझा करता रहता हूं। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जानकारी को साझा किया था और बहुत सारे लोगों ने उस जानकारी के आधार पर स्टॉक्स को खरीदा और वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल भी हुए और उन्होंने शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई भी किया। बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। 20वें नंबर की कंपनी है बेलिस्टार माइक्रो फाइनेंस। इसकी पेरेंटल कंपनी है मुथूट फाइनेंस। 21वें नंबर की कंपनी है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी और इसकी पेरेंटल कंपनी है एसजेवीएन। 22वें नंबर की कंपनी है पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस और इसकी पेरेंटल कंपनी है पीएनबी। तो साथियों, यही थी 22 कंपनियां जो नियर फ्यूचर में अपना आईपीओ लेके आ सकती है। तो जैसे जैसे ये अपने डीआरएचपी फाइल करती हैं और आईपीओ का प्रोसेस आगे करती हैं और आपको पता चलता है कि इनमें शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, तो अगर आप चाहें तो इनके स्टॉक्स बाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।